नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं गिरिडीह की, जहां से पचंबा थाना क्षेत्र के पेसरा बहियार गांव में एक मिस्ड कॉल को लेकर जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव में पहुंची तो पथराव करने वाले वहां से फरार हो गए। 2 दिन पहले भी मिस्ड कॉल को लेकर विवाद हुआ था। एक पक्ष ने पचंबा थाना में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद फिर से पथराव हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पक्ष में हम लोग का मारा मारी कर दिया है, नुकसान दे दिया है। समझ सकते हैं कि पहचान सकते हैं। हाँ, इसी इलाके इधर से 2 ठो लड़का मतलब बैक में गया इधर से और वहाँ के लड़का को मार दिया। कहाँ का लड़का? इधर के लड़का को मार दिया। अच्छा, 2 थप्पड़ उपड़ मारा तो वही उन लोग आए तब यहाँ से पूरा सब आ गया। कब का घटना है ये? मार आज को। आज का। कल क्या हुआ था? कल न परसों का था सर। हाँ, परसों क्या हुआ था? परसों भी ऐसा ही इधर से उधर से मतलब समझाए हुआ। तो ये जो घर है फिरोज जी इसका नाम है, हाँ। वो बोला कि धो दो। तब तो इधर से आया समझाने के लिए, तो इधर से मारपीट पूरा कर दिए। ये एक रॉन्ग नंबर की वजह से बात बढ़ा, उसी में इन लोग को आपस में कुछ तनाव हुआ। रात को कल शाम को लड़ा झगड़ा हुआ, माहौल शांत हो गया। किन किन लोगों में झगड़ा हुआ? ये कुछ लोग थे 6 नंबर के और कुछ पेसरा बहियार के। एजाज हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। एजाज, मिस कॉल का ये पूरा मामला बताया जरा, क्या था मिस कॉल में और इसके बाद अभी क्या हालात है यहाँ पे? यहाँ पे अभी हालात ये है कि दोनों पक्षों में जिस तरह से बताया जा रहा है कि पेसरा बहियार का मामला है और यहाँ पे जो गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में महज मिस कॉल को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें से ये मामला मारपीट तक पहुंच गया है और पथरा हुआ है, जमकर पत्थरबाजी हुई है। लेकिन जिस तरह से घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पचंबा थाना पुलिस वहां पे पहुंची और मामले को शांत कराने का काम किया। लेकिन ज्यों ही पुलिस वहां पे पहुंची, दोनों पक्षों के लोग वहां से फरार हो गए। लेकिन बताया जा रहा है कि ये मामला लगभग 2-3 दिन पहले का है, जहां पे ये 2 गुटों में पहले से बटा हुआ था और लोगों को कोई पुराना मामला था। लेकिन मिस कॉल एक बहाना है और इसी दरमियान मिस कॉल आता है और दोनों लेकिन एजाज, अगर पहले का यह मामला था तो ये भी जानकारी मिल रही कि थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। अगर पुलिस थोड़ी कार्रवाई करती तो शायद दोबारा ऐसा नहीं होता। जी, अगर पुलिस समय पे रहते हुए कार्रवाई करती तो यहां तक मामला नहीं पहुंचता, क्योंकि जिस तरह से मिस कॉल का मामला 2 दिन पूर्व आया था और एक पक्ष के द्वारा थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज की गई थी। लेकिन पुलिस ने कहीं न कहीं इसमें डिले किया और परिणाम स्वरूप ये मामला आकर मारपीट पर आके खत्म हुई है। एजाज, अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यहाँ पे यही है कि दोनों पक्षों के लोग फरार चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने दबिश चालू कर दी है। पुलिस जांच में जुट गई है और लोगों को अरेस्ट करने का काम कर रही है। लेकिन दोनों पक्षों की ओर से अभी जो लोग हैं वहां पे भागे फिर रहे हैं, पुलिस के शिकंजे में नहीं आ रहे हैं और पुलिस ने इस बात पे किसी भी तरह का बयान देने से मना कर दिया है। तो देखिए, गिरिडीह से खबर आई जाए एक मिस कॉल को लेकर, रॉन्ग नंबर को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, पत्थरबाजी हुई है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। पचंबा थाने का मामला था और पुलिस फिलहाल पूरे मामले में छानबीन भी कर रही है। रांची के लालपुर थाना पुलिस ने अपहरित जमीन कारोबारी राजेश मुंडा को बरामद कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने राजेश मुंडा के परिजनों से 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगी थी। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद टीम बनाकर छापेमारी की। पुलिस ने राजेश मुंडा को हजारीबाग के केरेडारी जंगल से बरामद किया। कारोबारी को जंगल में ही रखा गया था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। टेक्निकल टीम की मदद से पुलिस अपराधियों तक पहुंची। फिरौती मांगने में इस्तेमाल करने वाले मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया गया है। मारी करते हुए अपहृत को सकुशल बेलतू जंगल हजारीबाग से बरामद कर लिया है। इस कांड में जो मुख्य भूमिका निकल के आई है वो बिक्की तिर्की नाम के व्यक्ति की आई है, जो कि करीब 2 महीने पहले से अपहृत के साथ यह रह रहा था और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। कांड में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और झारखंड कांग्रेस को नया बॉस मिल गया है। राजेश ठाकुर को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, मांडर विधायक बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर को प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की मांग चल रही थी।
इसे लेकर दिल्ली दरबार से कांग्रेस नेता और विधायक मांग भी उठा रहे थे। इसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। साथ ही रामेश्वर उरांव के अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई है। अब रामेश्वर उरांव सिर्फ सरकार में मंत्री रहेंगे। इसके साथ इरफान अंसारी, मानस सिन्हा, कमलेश महतो और संजय पासवान की भी कार्यकारी अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई है। इनके अलावा जिन 4 लोगों को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है उसमें गीता कोड़ा सिमुम के सांसद है, जबकि बंधु तिर्की जेवीएम के टिकट पर मांडर से विधायक चुने गए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जलेश्वर महतो जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव से पहले इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, जबकि शहजादा अनवर पिछली बार राज्यसभा चुनाव लड़े थे जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बात करते हैं झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर से। राजेश जी, कार्यकारी अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आपका प्रमोशन हुआ है, क्या चुनौतियां होंगी झारखंड में आपके लिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए? देखिए, बहुत महती जिम्मेदारी आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, आरपीएन सिंह जी ने दी है। निश्चित रूप से हमें अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा उतरना होगा और हम समझते हैं संगठन में हमने बहुत समय दिया है। एनएसयूआई से राजनीति की शुरुआत की थी, यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से, और एक लंबा अनुभव रहा है सबके साथ काम करने का। तो निश्चित रूप से पार्टी को बिल्कुल जो खून पसीने से सींचने की बात कही जाती है, कल आदरणीय राहुल गांधी जी से फोन पे बात हुई थी, तो हम समझते हैं उनको हमने वो किया है, वादा किया है कि हम बिल्कुल खून का एक एक कतरा और जो पसीना है हम बहा करके भी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें पता करके दिखा देंगे कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाना है। आपके पास एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, जिसमें 2 ट्राइबल हैं, इसके अलावा एक ओबीसी समुदाय से हैं, एक माइनॉरिटी से हैं। तो जो पूरा इक्वेशन को, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा गया है, वो कितना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए और उस नई टीम के साथ काम करना कितना बेहतर होगा आपके लिए? देखिए, चाहे किसी भी समुदाय से कोई भी बने, सबसे बड़ी बात है कि जो आपस की टीम होती है उसमें संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। संवाद के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। एक एक कार्यकर्ता जो खून से पसीने से सींचने का काम किया है कांग्रेस पार्टी को, और उसके उदास चेहरे पे हमको मुस्कुराहट बिखेरनी है, उसको जब केंद्र बिंदु में रख के काम करेंगे, कार्यकर्ता को और आम आदमी को, तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगा। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष मजबूत लोग हैं और सबकी अपनी अपनी पकड़ है। उस पकड़ का इस्तेमाल करते हुए हम झारखंड में एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे। आप खुद युवा हैं, लेकिन जो झारखंड में देखा जाए कांग्रेस में बहुत सारे बुजुर्ग नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको साथ में लेकर के चलने में क्या आपको कठिनाई नहीं होगी? क्योंकि आपकी बातों को मानना और आपके साथ कोऑर्डिनेशन करना क्या मुश्किल नहीं होगा? नहीं, देखिए, जब मन साफ हो और साफ तरीके से काम करना हो, लोगों के लिए काम करना हो, अपने लिए काम करूंगा तब लोगों को, बड़े बुजुर्गों को तकलीफ होगी। जब उनके हिसाब से, उनके मार्गदर्शन पे काम करूंगा तो कहीं तकलीफ की कोई बात नहीं है। और निश्चित रूप से जो हमारे जितने भी वहां सीनियर लीडर्स हैं, उन सबका मान सम्मान का ध्यान रखते हुए उनके अनुभव का लाभ लेने का प्रयास करूंगा। तो ये थे झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली में 27 और 28 अगस्त को इंडस्ट्रियल समिट के जरिए राज्य सरकार दूसरी बार पूंजी निवेश का प्रयास करेगी। इसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेएमएम अब विपक्ष में जब था तो मोमेंटम झारखंड का विरोध करता था, लेकिन जब सत्ता में आया तो बड़े उद्योग को बढ़ावा देने में लगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्लासिक उदाहरण है कि सत्ता और विपक्ष में इनके सुर कैसे बदल जाते हैं। जब ये विपक्ष में थे तो ये बाहर से पूंजी निवेश का विरोध करते थे, मोमेंटम झारखंड का विरोध किया था, बड़ी कंपनियों के आने का विरोध किया था और सिर्फ कुटीर उद्योग की इन्होंने वकालत की थी। लेकिन सत्ता में आते ही इनका नजरिया बिल्कुल बदल गया। 360 डिग्री इन्होंने अपने नजरिए पे यू टर्न ले लिया और आज ये बाहर जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े निवेशकों को बुलाने के लिए। तो जाहिर तौर पर सत्ता में इनका नजरिया कुछ और होता है और विपक्ष में ये सिर्फ बोलने के लिए विरोध करते हैं। नगर निकाय का चुनाव गैर दलीय आधार पर कराने के सरकार के फैसले पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया। कृषि मंत्री कोडरमा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। ये चीज कैसे किया गया, प्लानिंग करती थी। यहाँ पर हमें कोई राजनीति नहीं करनी है।
ये पार्टी नहीं, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, इसलिए उनको हमने खेमे में बांटने का ना ये किया, उदारवादी हृदय का परिचय दिया और इसके कारण ये निर्णय लिया। रांची के सुखदेव नगर इलाके में पति पत्नी का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी सड़क पर उतर आए हैं। नारी शक्ति सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा ने बच्चे की पिटाई की जांच और आरोपी थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। मामला तूल पकड़ रहा हो और सियासत इससे दूर रह पाए, भला ऐसा भी मुमकिन है क्या? रांची के सुखदेव नगर में हाल ही में पति पत्नी का विवाद सामने आया है, जिसमें पत्नी ने पति पर और पति ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस विवाद के बीच 4 साल के मासूम बेटे को भी पल पल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कभी बच्चे की पिटाई हो जाती है तो कभी उसे थाने में गवाह बना दिया जाता है। से शादी हुआ है 2015 में 22 नवंबर को, तब से वो 2 महीना के बाद से वो मारपीट स्टार्ट कर दी है। माँ बहन के बोलने के बाद भी वो मेरे से मारपीट करते हैं। वो लोग उस्काते रहती है और ये आके मेरे साथ दारू पीने के बाद बहुत ज़्यादा दारू पी के आते हैं और घर में मेरे साथ हमेशा मारपीट तमाशा करते हैं। मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद एक पक्ष के साथ नारी शक्ति सेना खड़ी हो गई तो दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चा। पति ने बच्चे के पिटाई का आरोप थाना प्रभारी पर लगाया है और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पत्नी ने पुलिस पर मारपीट के आरोप से इनकार किया है। देखिए, मामला अभी प्रकाश में आया है, इसमें हम लोग जांच करवा रहे हैं। जो पुलिस उपाधीक्षक सदर हैं, उनके द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और एक बार जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी है उसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घरेलू कलेश खासकर कोरोना काल में अब कोई नई बात नहीं रह गई है, पर बच्चे का ऐसे विवाद में शामिल होना कितना सही या गलत है, ये जरा आप खुद ही सोच लीजिए। ओम प्रकाश, रांची, न्यूज़ 18। और अगर आपने 3 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं किया तो आपके घर का कनेक्शन कट सकता है। बिजली विभाग ने इसे लेकर अभियान भी शुरू कर दिया है। सीढ़ियों पर चढ़ा ये शख्स बिजली चोरी नहीं बल्कि खुलेआम बिजली का कनेक्शन काट रहा है। जी हां, वो भी बिजली विभाग की मौजूदगी में। दरअसल रांची में बिजली विभाग ने बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बकाया बिजली बिल नहीं देने वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटना है। इनको 10,000 रुपया दिया, मेरा वही लमसम 30-35 हज़ार बाकी है। तो लॉकडाउन की वजह से और कुछ और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बिल को जमा नहीं कर पाए हम। इस कार्रवाई की वजह बिजली विभाग ने पैसों की तंगी बताई है। वहीं उपभोक्ताओं की बात करें तो उनका कहना है कि कोरोना काल में उनके आमदनी का जरिया बंद हो चुका है, जिसके वजह से वो बिल नहीं भर पाए हैं। जानकारी के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं का बकाया 10,000 से ज्यादा है और पिछले 3 महीनों से बिजली का भुगतान नहीं किया, उनके घर की बिजली काटने का निर्देश दिया गया है। तो हम लोग इंस्टॉलमेंट का भी फैसिलिटी दिए हैं कि अगर कोई भी उपभोक्ता एक मुश्त अगर राशि नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आप कृपया इंस्टॉलमेंट करा लें, जाकर के संबंधित वहाँ फील्ड के जो अधिकारी हैं, सहायक अभियंता हैं। बिजली विभाग ने एक सूची तैयार की है जिसके तहत उन उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काटने का निर्देश है। इस सूची में 100 या 200 नहीं बल्कि कुल 35,000 उपभोक्ताओं के नाम शामिल हैं, जिनके लिए इंस्टॉलमेंट के जरिए भी बिजली बिल चुकाने की सुविधा दी गई है, ताकि अधिक बकाया राशि वाले उपभोक्ता धीरे धीरे कर बिल चुका सकें। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा में मेहरमा के थैलेसीमिया पीड़ित विवेक को ब्लड मिल गया है। 2 दिन पहले ब्लड नहीं मिलने के कारण उसे अस्पताल से लौटना पड़ा था। विवेक के ब्लड के लिए पिछले दिनों उसके पिता ने साइकिल से 400 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसके बाद सीएम ने ट्वीट कर विवेक के इलाज का आश्वासन दिया था। कुछ दिन पहले विवेक को इलाज के लिए बेंगलुरु ले जाया गया था, लेकिन बोन मैरो मैच नहीं होने की वजह से विवेक को लेकर परिजन वापस लौट आए।
से जांच कराने आए थे। उस दिन ब्लड नहीं मिला था? नहीं, उस दिन ब्लड नहीं था। उस दिन क्या बोला कि 2 दिन के बाद आइएगा? जी बोला, डोनर को बोले हुए हैं वो आएगा तो देगा, तो परसों आना। तो आज मिल गया ब्लड? जी आज मिला। इलाज जो कराने गए थे वहाँ क्या हुआ? इलाज कराने गए तो वहाँ सबका पूरा परिवार का जांच हुआ, उसमें ग्रुप नहीं मैचिंग आया। उसके बाद फिर दवाई दिया 3 महीना खाने के लिए। उसके बाद वो दवाई खिलाते हुए 2 हफ्ते में बोला CBC जांच का हमें व्हाट्सएप चाहिए डॉक्टर साहब। गुमला के डुमरी प्रखंड के नया टाटी और पुराने टाटी गांव में अब तक विकास की किरण नहीं पहुंची। गांव से प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए सड़क नहीं है और ऐसे में पगडंडी के जरिए लोगों को आना जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ जाती है। किसी के बीमार होने पर 2 किलोमीटर तक पैदल उसे लेकर चलना पड़ता है। गांव में करीब 600 लोग रहते हैं, लेकिन कई बार गुहार लगाने के बाद भी अब तक सड़क नहीं बन पाई है। और अब बात करते हैं हैदराबाद की वाटर वॉरियर्स कल्पना रमेश की। हैदराबाद की बावड़ियां वास्तुकला की अद्भुत ऐतिहासिक विरासतें हैं और कल्पना रमेश जैसे जल योद्धा इन्हें बचाकर न केवल नई जिंदगी दे रही हैं, बल्कि इसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऐतिहासिक धरोहर सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित रह जाते। अब जैसे जैसे बावड़ियां बरसों से जमा हुई शहरी गंदगी से परत दर परत निजात पा रही हैं, ये शहर के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने और वाटर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। हमको बचानी है ये जिंदगानी। I'm here today at the Bansilal step well, and you can see water right behind me. There is water that we found in this well. Earlier was a huge garbage dump. Cities were built around traditional water systems to give water to communities. It provided water to communities. It provided a socio-cultural space for people that lived around the wells. Today we've lost this language. If we can restore these step wells and bring back water like these, the groundwater here can improve and the communities around can enjoy this groundwater for a long time and make it sustainable for themselves. We really need to step up, create a lot of awareness and bring communities in for the change, connecting people to water, because urban stories are not really connected with the water stories. While doing well restorations, I realized that these are great collection points for rainwater. And when I saw the success story of 2-3 wells we restored, I started taking it on me to restore the heritage step wells in our city. We have been very dependent on the pipe supply, the tankers, and on bore wells. So I wish to bring back the context. We need to reconnect people to the well. It's not just water and improving groundwater, but it is also showcasing respect to water. हमको बचानी है ये